हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वास्तव में तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का एक स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यानी सर्वांगीण से क्या तात्पर्य है? उसका संपूर्ण विकास, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या नैतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उसका विकास स्वर्णिम होता है। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया को गति प्राप्त करती है। यानी कि विकास की प्रक्रिया जो है उसको तीव्र करती है। इस अवस्था में जो है उसे गति मिलती है, एक निर्माण की एक रास्ता, एक कह सकते हैं हम कि एक क्रम मिलता है उसको कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। जैसे हमने कहा कि उसे एक क्रमिक रास्ता मिलता है कि किस प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। एक वयस्क व्यक्ति में जो जो गुण पाए जाते हैं, जो जो विशेषता पाई जाती है, उसकी शुरुआत जो है वो बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। यह अवस्था क्या है? मनुष्य के जीवन काल की दूसरी अवस्था है। पहली कौन सी थी? शैशवावस्था। और दूसरी क्या है? बाल्यावस्था। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। यानी कि इसी अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चाहे वो अच्छी दिशा में हो या बुरी दिशा में। यानी कि चाहे वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, यानी कि बहुत ही नए परिवर्तन। शैशवावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उससे बिल्कुल अलग परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। कब से कब तक? 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था। फिर आता है कि बाल्यावस्था के भाग, यानी कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है पूर्व बाल्यावस्था। कौन कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। ये कब से कब तक है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है, 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था थी? शैशवावस्था। फिर उसके बाद सेकंड कौन सा शुरू हुआ? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। ये कब से कब तक है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। दूसरी कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये कब से कब से है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष तक। तो शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था का काल प्रारंभ होता है वो कौन सा होता है? पूर्व बाल्यावस्था। और हम लोग आज किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? पूर्व बाल्यावस्था का। पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कैसे कैसे विकास होता है, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि पूर्व बाल्यावस्था की परिभाषा। पूर्व बाल्यावस्था जो है, यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के कब तक चलती है? 6 वर्ष तक चलती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्राक स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के पहले की अवस्था कहा जाता है, या पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं कुछ लोग, या प्राक विद्यालय अवस्था, यानी कि विद्यालय जाने से पहले की अवस्था। जब बच्चा विद्यालय जाता है वो कब से कब तक? 6 वर्ष से। ठीक है, 6 वर्ष से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। आजकल तो पहले भी बच्चे जाते हैं, पर ये मेन जो है, जो आज भी प्राइमरी में 6 वर्ष से बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये वही अवस्था है जो पहले की अवस्था है। उसमें बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, स्कूल जाने से पहले की जो शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं। स्कूल जाते हैं कब से? 6 वर्ष से। तो ये कौन सी अवस्था है? स्कूल जाने की पूर्व की अवस्था, यानी पूर्व विद्यालय अवस्था या प्राक विद्यालय अवस्था। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसे प्राक्टोली
के नाम से भी जानता है। प्रॉक्टोली यानी कि टोली बनाने की पहले की अवस्था। बाल्यावस्था में जो है, उत्तर बाल्यावस्था में जो है बच्चे टोली बनाने लगते, तो ये उसके पहले की अवस्था है। फिर परिभाषा है कोल एवं बस के शब्दों में, कोल एवं बस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अभी हमने पढ़ा कि बाल्यावस्था में संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस अवस्था में विकास की प्रक्रिया को एक क्रम प्राप्त होता है, एक गति प्राप्त होती है। तो इसी कारण कहा जाता है कि यह जो है काल जीवन का अनोखा काल है। फिर आता है हमारा बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है विकास में स्थिरता। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यानी कि जो विकास अभी बहुत अस्थिर था, कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था, तो इस अवस्था में उसमें स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसके शारीरिक व मानसिक शक्तियों को सुदृढ़ प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व और वो स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। यानी कि उसका मस्तिष्क जो है वो एक वयस्क व्यक्ति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तथा उसका शरीर भी जो है अब पहले से मजबूत सुदृढ़ होने लगता है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उनकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। यानी कि उनमें जो है चीज़ों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता जो है वह विकसित हो जाती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगती है। यानी कि जब भी उनसे कोई बात कही जाती है तो वो उसे तर्क पर उसका परीक्षण करते हैं। यानी उनके अपने तर्क होते हैं, अगर उन्हें अपने तर्कों पर वो बात सही लगती है तब तो उसे अपनाते हैं, अन्यथा नहीं अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि इस समय बालक में जो है जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। वो हर चीज़ के बारे में, उससे संबंधित छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातों को जानने की कोशिश करता है। ये भी हो सकता है कि उसे वो पूरी बातें समझ में ना आए, फिर भी वो जानना चाहता है। उसके हमेशा से क्वेश्चन तैयार होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के उसके क्वेश्चन रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, ये कहाँ से आया, क्या, क्यों, कब, कहाँ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उसके तैयार रहते हैं चीज़ों से संबंधित। इसी जिज्ञासा के कारण वो अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वास्तविकता का विकास। वास्तविकता का विकास। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। यानी कि जो शैशवावस्था में वो हमेशा कल्पना में रहता था, परियों की कहानी या अन्य किसी कल्पना की बातें उसकी रहती थी, वो छोड़ करके अब वो वास्तविक जगत में आ जाता है। यानी अपने आसपास के वातावरण के साथ उसका संपर्क बढ़ने लगता है, उनमें उसकी रुचि ज़्यादा हो जाती है। यह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उनमें अधिक रुचि लेने लगता है। फिर है रचनात्मक कार्यों में रुचि। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वो साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है। रचनात्मक मतलब, रचना का मतलब, रचनात्मकता का अर्थ होता है किसी चीज़ का सृजन करना, कोई नई चीज़ बनाना, नया क्रिएट करना, कोई चीज़ क्रिएट करना। तो इनका जो है इस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में इनकी रुचि जो है नई नई चीज़ों को बनाने में होने लगती है। समानतः इनके खेल भी जो है वो बाहर कुछ कुछ चीज़ें बनाने में होता है। जैसे ये बाहर बगीचे में पौधे लगाने लगते हैं, या औजारों से कुछ लकड़ी के औजार से कुछ बनाने लगते हैं, गुटकों को जोड़कर बिल्डिंग बनाने लगते हैं। तो इनको नई नई चीज़ें बनाने की रुचि जागृत हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सहयोग की भावना।
बालक विद्यालय के छात्रों और समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी कि इस अवस्था में जो है बालक अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलने लगता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और सामाजिक दायरा बढ़ने के साथ साथ उसमें सहयोग की भी भावना जागृत होती है। अपने दोस्तों का सहयोग करना, उनके किसी चीज़ में हेल्प करना, चाहे वो पढ़ाई में हो या खेल में या किसी अन्य चीज़ में हेल्प करना, उन्हें अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के प्रारंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। इस अवस्था में क्या है, बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। जैसे वो ईमानदारी समझने लगते हैं कि ईमानदारी से कोई कार्य करना है, उनमें न्यायपूर्ण की भावना आ जाती है, वो हर चीज़ न्याय से देखते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत, तथा उनमें सामाजिक मूल्य जो होते हैं, सामाजिक नियम जो होते हैं, उनका भी विकास होने लगता है। फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी क्या है, वो बालक जो कि खुद में होते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, खुद में ही खोए रहते हैं। पर बहिर्मुखी का क्या तात्पर्य हुआ कि जो लोग घुलते मिलते हैं, समाज के अन्य लोगों से बातें करते हैं, उन्हें कहते हैं बहिर्मुखी। तो इस अवस्था में बालक क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि वो बाह्य जगत में अधिक रुचि उत्पन्न करने लगता है। वो दूसरे लोगों से मिलने जुलने लगता है, बातें करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना, अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। यानी कि इसका बहुत हद तक अपने संवेगों पर इस अवस्था में नियंत्रण बालक का हो जाता है। उसे ये चीज़ पता चल जाती है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कैसे व्यवहार करना है, कहाँ करना है, इसकी जानकारी उसे हो जाती है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता या बड़े लोग पसंद नहीं करते। यानी कि इस अवस्था में जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, तो इस कारण वो उन भावनाओं को व्यक्त नहीं करता जिनको लोग पसंद नहीं करते। फिर नेक्स्ट है संग्रहीकरण की प्रवृत्ति। संग्रहीकरण, संग्रह का अर्थ होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीन के धागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। तो संग्रहीकरण का अर्थ हुआ संग्रह करना, यानी कि इस अवस्था में बालक में जो है संग्रहीकरण की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। बच्चे अपने खिलौने को, चाहे वो टूटे हों या सही हो, उन्हें एकत्र करके रखने लगते हैं। जैसे लड़के जो होते हैं वो कांच की गोलियों को, टिकटों को, मशीन के धागों को तथा पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं, एकत्र करके रखते हैं। तथा बालिकाएं क्या क्या रखती हैं, जैसे चित्रों को, खिलौनों को, गुड़ियों के कपड़े उनके पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर भी उन्हें सहेज कर रखती हैं। बालक अपने पुराने टूटे फूटे खिलौनों का भी संग्रह करते हैं। फिर नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, यानी कि कमी हो जाती है। वह अपना समय मिलने जुलने, कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत कर लेते हैं। यानी कि अपना जो उनका समय है वो काम प्रवृत्ति को छोड़ करके बाकी चीज़ों में उनकी रुचि जागृत हो जाती है। जैसे खेलने कूदने में, लोगों से मिलने जुलने में, बातें करने में, घुलने मिलने में। तो काम प्रवृत्ति की और उनकी जो सोच है, उनकी जो भावनाएं वो कम हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति। बालक की सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। यानी कि वो सामूहिक रूप से समायोजन करने में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वो दूसरे लोगों से घुलने मिलने लगता है, बातें करने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना। अभी हमने पढ़ा कि वो बहिर्मुखी हो जाता है, तो उसकी रुचि जो है दूसरे लोगों में जागृत हो जाती है, सामूहिक खेलों में जागृत हो जाती है, वो टीम के रूप में खेलना चाहता है। फिर है रुचियों में परिवर्तन। बालक की रुचियों में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, यानी कि आज कुछ और कल कुछ।
बालक के इंटरेस्ट जो हैं वो बदलते रहते हैं। आज किसी बालक की इच्छा डॉक्टर बनने की है, तो कल आप उससे पूछें तो कल वो कुछ और बनना चाहता है, परसों कुछ और बनना चाहता है। तो वो उसकी जो रुचि होती है इस अवस्था में स्थायी नहीं होती। कभी उसको कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है और कभी कोई, उसके ऊपर दूसरों का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब हमारा आता है बाल्यावस्था में विकास की अवस्थाएं। बाल्यावस्था में विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? जैसे शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारी क्या है हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसमें सबसे पहली अवस्था क्या है? शारीरिक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इस समय क्या है? शरीर के भार, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, इन सब में परिवर्तन आने लगता है, और दोनों ही लिंग में, चाहे वो पुरुष बालक हो या बालिका। प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत उगाते हैं, यानी कि जब तक पूर्व बाल्यावस्था खत्म होती है तब तक कुछ कुछ स्थायी दांत भी बालकों के मुंह में आने लगते हैं। सबसे पहले है भार। इसमें पहला है भार। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। इसके बाद बालिकाओं के भार में भी वृद्धि होने लगती है, यानी कि प्रारंभ में जो है बालक के भार में वृद्धि होती है। फिर है लंबाई। लंबाई भी बढ़ जाती है, बालिकाओं की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। फिर दांत। स्थायी दांत उगने लगते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि पूर्व बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालक के एक दो स्थायी दांत आ जाते हैं। इससे पहले कौन से दांत थे? अस्थायी दांत। शिशुअवस्था में कौन से दांत निकले? अस्थायी दांत, जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। फिर मांसपेशियां। बाल्यावस्था के प्रारंभ के वर्षों में स्थूल पेशियां कौशलों के अंतर्गत एक पैरों का उपयोग करना तथा अधिक विश्वास तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिवेश में घूमना फिरना सम्मिलित है। यानी कि जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है या बालक की आयु बढ़ती जाती है, उसकी पेशियां जो है सुदृढ़ होने लगती हैं। वो घूमने फिरने लगता है, पैरों का अधिक उपयोग करने लगता है। सूक्ष्म पेशीय कौशलों, उंगली निपुणता तथा नेत्रों के हस्त समन्वय में पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है, यानी कि हाथों की उंगलियों का अधिक प्रयोग करने लगता है, हस्त कौशल में निपुण होने लगता है। हड्डियां जो है, छोटी छोटी हड्डियां जो, वो भी, उसका भी कौशल बढ़ जाता है। फिर है मानसिक विकास। नेक्स्ट हमारा है मानसिक विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तीव्र गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में क्या है? मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है और बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि बुद्धि का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में आसपास की चीजों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। यानी कि वह अपने आसपास, बच्चे के आसपास जो लोग हैं, जो समाज है, जैसी चीज़ें पाई जाती है, उसको समझने की शक्ति जो है बालक में बढ़ जाती है। वो आसानी से उन चीज़ों को समझने लगता है। इस अवस्था में बालकों का चिंतन तर्क संगत नहीं होता, यानी कि जो सोचते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा किसी तर्क के अनुसार ही सही हो। वो कुछ भी सोच विचार कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक क्या, कैसे, क्यों, कहाँ वाले प्रश्नों को लगातार पूछता है। इस अवस्था में बालक में भार, लंबाई, दूरी, संख्या के प्रत्यय विकसित हो जाते हैं, यानी कि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यदि दो पेंसिल है तो कौन सी पेंसिल बड़ी है तथा कौन सी चीज़ अधिक भारी है। उसका भार से संबंधित, समय से संबंधित कि कौन सा समय सुबह का है, कब दोपहर हुआ, कब रात हुआ, इसका ज्ञान उसे हो जाता है। यानी समय, लंबाई, दूरी, संख्या से संबंधित जो प्रत्यय हैं, यानी कि जो जानकारी है उसकी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास।
पूर्व बाल्यावस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्नेह, जिज्ञासा और हर्ष जैसी संवेगात्मक दशाओं का अनुभव बच्चों को होता है। इनमें से जो पूर्व बाल्यावस्था के संवेग हैं, इनका विकास जो है शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, पर इस अवस्था में उसके विकास और तीव्र तथा और स्थिर होने लगता है। इनमें से प्रत्येक संवेग की उत्पत्ति यद्यपि संविश्वावस्था में हो जाती है तथापि इस अवस्था में नए संवेग विकसित हो जाते हैं। कुछ नए संवेग भी इस अवस्था में आ जाते हैं। सबसे पहला है इसमें कौन सा संवेग? क्रोध। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्रोध संवेग का संवेग होता है। एक और छोटे बच्चे बालक के जीवन में क्रोध उद्दीपित करने वाली परिस्थितियां बहुत होती हैं, यानी कि हर छोटी छोटी बात पे जो है यह क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और असंतः इस कारण कि छोटे बालक जल्दी ही मालूम हो जाता है कि क्रोध चाही हुई किस वस्तु को से है और उसे तुरंत पाने या किसी का ध्यान आकर्षित करने या किसी इच्छा की पूर्ति का आसान तरीका। यानी कि बच्चे जो हैं ये आसानी से जान जाते हैं कि वे नाराज होकर के किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या अपनी मनचाही वस्तु को आसानी से पा सकते हैं। ये उनको जल्दी ही पता चल जाता है। फिर है भय। दूसरा संवेग कौन सा है? भय। पूर्व बाल्यावस्था में बालक बड़े बालकों की अपेक्षा अधिक चीजों से डरता है, यानी कि ये बड़े बालक से अधिक चीजों से, उसे हर छोटी चीजों से भी डर लगने लगता है। विकसित बुद्धि के कारण उसके लिए उन परिस्थितियों में छिपे खतरों को पहचानना संभव हो जाता है। जैसे पहले छोटे बच्चे रहते हैं तो वे हर चीज़ से नहीं डरते, परंतु जैसे जैसे उसका विकास हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, उसे ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि किस चीज़ से उसको खतरा है या किस चीज़ से उसको नुकसान हो सकता है। जैसे पहले शैशवावस्था में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सांप को रस्सी समझ कर आसानी से पकड़ लेते, क्योंकि उन्हें सांप से कोई खतरा समझ में नहीं आता। किंतु जैसे जैसे उसका बुद्धि का विकास होता जाता है उसे सांप से भय लगने लगता है। उसको ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि सांप हमें काट सकता है, यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या संवेग। ईर्ष्या किसी व्यक्ति के प्रति क्रोधपूर्ण भावना है, यानी कि यह जो है क्रोध द्वारा प्रदर्शित होती है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या संवेग जो है किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है? क्रोध के द्वारा। यह सदैव सामाजिक परिस्थितियों में पैदा होती है, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जिनमें बालक के प्रिय या चाहे हुए लोग शामिल हों। ये जो है सामाजिक परिस्थिति में जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ही उत्पन्न होती है ईर्ष्या। इसमें अधिकतर देखा जाता है कि बालक जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है या बालक के माता पिता जब किसी अन्य बालक को प्यार करने लगते हैं तो बालक में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह उस बालक से ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या प्रदर्शित करने के लिए या तो वो चीज़ें फेंकने, तोड़ने लगता है, हाथ पैर पटकने, चिल्लाने लगता है या फिर गुस्सा कर कहीं बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष यानी खुशी। दूसरों को चिढ़ाना या बच्चों या बड़ों को छेड़छाड़ करना तथा जानवरों तथा दूसरे बालकों की परेशानी में डाल देना उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना पैदा करता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में दूसरों को परेशान करने से वो उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव आता है, यानी कि उसे लगता है कि वो बहुत श्रेष्ठ, उससे बड़ा है जो उसको परेशान कर ले रहा है और इससे उसको बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा छोटे बालक में हर चीज मांगने की उत्कंठा होती है। घर में, भंडार में या दूसरे के घर में कोई भी चीज जिसे उन्हें पहले नहीं देखा होता है उसके ध्यान से बच नहीं पाती, यानी कि उनमें हर चीज जानने की उत्सुकता होती है। वो अभी हम लोगों ने विशेषता में भी पढ़ा कि उसके अंदर हर चीज को, कि कोई चीज है तो ये कैसे है, कहाँ है, अगर उसके घर में नहीं है उस बच्चे के तो अगर दूसरे के घर में जाते हैं तो भी उसका ध्यान जल्दी ही उन चीजों पे चला जाता है जिसे वो पहले नहीं देखा और उसके बारे में जानना चाहता है। अगर कोई कपड़ा है नया तो उसे छूकर देखना चाहता है कि कपड़ा कैसा है, छूने में कैसा महसूस हो रहा है, या
कोई अन्य चीज़ है तो उसे देख कर या उसके बारे में जानकर उसके बारे में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। फिर है सामाजिक विकास। बच्चों के सामाजिक विकास की बुनियाद परिवार में पड़ती है। सामाजिकता की इस प्रक्रिया में माता पिता परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो परिवार में होता है। जब पैदा होता है तो वो असामाजिक होता है, उसमें सामाजिकता के गुण नहीं पाए जाते, परंतु जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता जाता है वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है और सबसे पहले उसका सामाजिक दायरा जो है उसके माता पिता से बनता है, फिर उसके भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर अन्य आस पड़ोस। तो धीरे धीरे इस प्रकार उसका सामाजिक दायरा जो है बढ़ता जाता है। तत्पश्चात बालकों में आस पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय की भूमिका भी सामाजिक विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि उसका सामाजिक दायरा बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट है भाषा विकास। भाषा विकास में है कि पूर्व बाल्यावस्था मानव की जन्म उपरांत विकास की दूसरी अवस्था है। यानी कि पहली अवस्था कौन सी थी? शैशवावस्था, और दूसरी कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस समय जो उसकी पढ़ाई लिखाई का जो है प्री स्कूल में, आजकल तो नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो है बच्चे की औपचारिक पढ़ाई यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब बालक जो है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है, वो बाहर निकलने लगता है, नए नए लोगों से बात करने लगता है, तो धीरे धीरे जो है उसका विकास तीव्र होने लगता है। उसके शब्द भंडार बढ़ते हैं। जब वो लोगों से बातें करता है तो उसको नए नए शब्द मिलते हैं, जिससे उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा विकास तेजी से होता है। वाक्य रचना तथा वाक्य पटुता में भी बालिकाएं श्रेष्ठ होती हैं। यानी कि बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों की अपेक्षा बातें करने में बहुत तीव्र होती हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं तथा उन्हें बातें करने की कला होती है। वो तरह तरीके से अपनी बात मनवाना जानती हैं, अपनी बात कहना जानती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था की समस्याएं। जिस प्रकार बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार इस अवस्था में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिनसे प्रत्येक बालक को लगभग लगभग उनका सामना करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा मनोवैज्ञानिक। इसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक समस्याएं, यानी कि मानसिक समस्याएं कौन कौन सी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों को होती हैं। यह मनोवैज्ञानिक समस्याएं सांवेगिक, व्यवहारिक या अधिगम संबंधी हो सकती है। यानी कि उनके संवेगों से संबंधित हो सकती है यह समस्या, या उनके व्यवहारों से, या उनके अधिगम यानी सीखने की क्षमता से भी हो सकती है। सबसे पहले आता है हमारा दुश्चिंता विकार। दुश्चिंता का मतलब ऐसी चिंता जो कि हमें नुकसान पहुंचाए, यानी कि हमारी क्षति करे किसी भी तरीके से, चाहे हमारे मानसिक रूप से क्षति करे या हमें व्यवहारिक रूप से परेशान करे। तो बाल्यावस्था में बालक इस विकार से ग्रसित हो जाता है। इस विकार से ग्रस्त बालकों में बेचैनी होती है तथा भय की भावना पाई जाती है। बालक द्वारा स्कूल से ना जाना, अभिभावकों से दूर रहने पर परेशान होना, भयंकर स्वप्न आदि इस विकार के कारण बालक में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि उसे हमेशा हर चीज़ से डर लगता रहता है। उसे स्कूल जाने में डर लगने लगता है, उसे माता पिता से दूर जाने में डर लगता है। तो ये सारे जो डर होते हैं उसका किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है अधिगम विकार, यानी कि सीखने से संबंधित विकार। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। बाल्यावस्था में बालक को अधिगम संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी सीखने से संबंधित समस्याएं होती हैं। इस विकार में कुछ बालकों में पढ़ने में कठिनाई अनुभव होती है तथा कुछ बालकों में लिखने में समस्या, यानी कुछ बालक जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, उच्चारण नहीं कर पाते, और कुछ बालक जो है जो पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, पर उन चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं। कुछ बालकों में स्पेलिंग की समस्याएं होती हैं, यानी कि जब उन्हें इंग्लिश की स्पेलिंग बोली जाती है तो वह स्पेलिंग सही नहीं लिख पाते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा चारित्रिक विकार, यानी चरित्र से संबंधित विकार। इस विकार से ग्रसित बालक अपेक्षित व्यवहार के विपरीत व्यवहार करते हैं। यानी अपेक्षित का क्या तात्पर्य हो गया कि जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं या जो परिवार की मान्यताएं हैं कि परिवार में किस तरीके से व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, कोई घर में आपके अतिथि आए तो किस तरीके से बिहेव करना है, तो ठीक उसके विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। यानी माता पिता जो अपने बच्चे में जो गुण जो विशेषता चाहते हैं उसके विपरीत व्यवहार करना ही चारित्रिक विकार कहलाता है, या समाज के विरोधी हो जाते हैं, समाज के प्रत्येक नियमों का पालन नहीं करते, उनका प्रत्येक चीज़ पे जो है वो विरोध करते हैं। फिर है अटेंशन डिफिसिट। अटेंशन डिफिसिट का अर्थ होता है कि बाल्यावस्था में बालक इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बालकों में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे गृह कार्य में या किसी अन्य खेल में ध्यान न केंद्रित कर पाना। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, यानी कि ध्यान केंद्रित ना कर पाना, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना करके उनका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में भटकता रहता है, जिसकी वजह से वो अपना कोई भी कार्य सही समय पर और सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। उनमें ध्यान भटकने की ये जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या में पहला है उपेक्षित वर्ग। उपेक्षित मतलब उपेक्षा कर देना, यानी किसी को अलग कर देना। इस वर्ग में वो बालक आते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। यानी सामाजिक और आर्थिक का क्या तात्पर्य है? सामाजिक यानी कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उनमें निम्न जाति का होना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनसे जो बच्चे होते हैं उनको समाज में अलग कर दिया जाता है। दूसरा है आर्थिक कारण, यानी कि उच्च वर्ग, निम्न, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के बालकों को जो है वो अलग कर देना, समाज से अलग रखना, उनसे बातें ना करना, तो वो बालक जो है इस समस्या से ग्रसित होते हैं, इस समस्या का सामना करते हैं। या कोई बच्चा ऐसा होता है जो विकलांग होता है, उसे भी बच्चे जो है अपने साथ नहीं खिलाते, उसे अलग कर देते हैं, बातें नहीं करते, अपने पास बिठाते नहीं, जिसकी वजह से बच्चों में ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बच्चों में समस्या इसकी वजह से संवेगात्मक समस्या उत्पन्न होती है, उनमें हीन से ग्रसित हो जाते हैं, उनमें अपने आप को नीचा समझने लगते, तो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लिंग दृष्टिकोण। हमारे समाज में बालक और बालिकाओं में भेद करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चला रहा है। यानी कि आज भी समाज में पुरुष प्रधान देश, आज भी हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे पुरुषों की श्रेष्ठता होती है, यहाँ पुरुषों को स्त्रियों से पहले रखा जाता है। इसी भेदभाव के कारण बालिकाओं के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता, और यह भेद जो है प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक परिवार में पाया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं वो अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाती। बहुत सारी जगहों पे लड़कियों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती, उन्हें घर का काम सिखाया जाने लगता है, तो जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमारा जो है ये पूर्व बाल्या अवस्था वाला चैप्टर समाप्त होता है।